So in the last lecture, we discussed helium atom problem. सिंपलेस्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है आपका, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है. सो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज +2, एटॉमिक नंबर इज +2. इलेक्ट्रॉन वन मान लो R1 डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन टू R2 डिस्टेंस पे है, और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R12 है. जैसे ही आपने सिस्टम डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टनियन ऑपरेटर स्पेसिफाइड हो जाएगा. एटॉमिक यूनिट में हमने बताया था कैसे लिखेंगे. आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑपरेट हो जाएगा del1 स्क्वायर बाई 2. इलेक्ट्रॉन वन का इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, सो -Z/R1, उसके corresponding ऑपरेटर. Similarly, for the electron 2, kinetic energy part in atomic unit will be -del2 square by 2. The electrostatic interaction with the nucleus wala operator, potential energy operator, will be Z/R2. So in this case, Z is 2. And the problematic term, potential energy due to the repulsion part, so that is 1/R12. Due to this particular part, आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. दिस वॉज द इशू. अगर आप इसे हटाते हैं तो आप लिख सकते हैं वेव फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले सकते हैं आप, जिसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन. और वो बाय केमिस्ट्री इंट्यूशन नॉर्मली आप उसे मानेंगे 1s. तो हीलियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2 लिखते हो, मान के चलते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में. सो यू कैन राइट दिस एज phi 1s a. 1s जैसा आपका फंक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है. दूसरा भी 1s जैसा फंक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 है. ये आप प्रोडक्ट तभी लिख सकते हैं जब आप सिस्टम को नॉन इंटरेक्टिंग मान लें. ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 में इंटरेक्शन नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन 1 का मूवमेंट है तो उसमें उसका कोई भी असर आपका इलेक्ट्रॉन 2 पे नहीं पड़ रहा. अब अगर आप ऐसा लेते हैं एंड यू आर रिटेनिंग दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द हैमिल्टनियन ऑपरेटर, फिर हमने वेरिएशन मेथड ये अपनाया कि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालेंगे यूजिंग दिस, आई गेस. इस 5 में आपका जो हमारा 1s का फंक्शन क्या था, √1/π Z/A0 की पावर 3/2 e⁻⁻ZR/A0. तो 5 1s A वाले में ये R1 हो जाएगा और 5 1s B वाले में ये R2 हो जाएगा. आप यहां Z को मान लिया था आपने वेरिएशनल पैरामीटर, और ये मान करके वेरिएशन वाला मेथड अप्लाई किया कि जो एक्सपेक्टेड एनर्जी है दैट इज इंटीग्रल ऑफ दिस गेस वेव फंक्शन, then this Hamiltonian operator, then again the guess wave function, then the volume element upon psi guess into this d tau. और वेरिएशन थ्योरम कहता है कि जो भी आप गेस करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका आइगन वैल्यू होगा वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से हर वक्त ज्यादा होगा, और अगर आपने साई गेस एकदम एग्जैक्ट कर लिया तो आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होगा. सो द मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाइड एज कि आप साई को चेंज करें, इसमें ऐसा कोई वेरिएशनल पैरामीटर लें जिसके चेंज करने से आपका एनर्जी चेंज हो, that, और चेंज ऐसा करें कि इसको मिनिमाइज करें. सो फॉर दैट यू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशनल पैरामीटर, और आपने यहाँ वेरिएशनल पैरामीटर z ले रखा था, और मेक दिस इक्वल टू 0. सो फॉर मिनिमा द फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू दैट्स मैथमेटिक्स. और ऐसा करने पे आपका z का वैल्यू आया था 27/16. 32/16 होता तो ये 2 होता. 27/16 का मतलब है कि लेस देन 2 है. और यहीं से वो कंसेप्ट आया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि Z-सिग्मा है. तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आपका एटॉमिक नंबर से हर वक्त कम होगा. और फिर ये Z की वैल्यू जब आपने इस फंक्शन में डाला 5 1s में, ये 5 1s वाले केस में, और फिर जाकर के जब आपने एनर्जी निकाला, एनर्जी कैलकुलेट किया, वो वैल्यू अराउंड -76 EV है. एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज अराउंड -78.8 EV. क्लोज आया, बट अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है.
एंड ये दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका बहुत सही नहीं है। बट दिस इज द अप्रोच, दिस इज द अप्रोच वेरिएशन मेथड जो हम एमएससी क्लासेस में पढ़ते हैं हीलियम एटम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट हैज कम क्लोजर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऐसा ही अप्रोच हम अप्लाई करते हैं इन द हटरे मेथड। हटरे ने भी यही अप्रोच किया। सो हटरे अप्रोच फॉर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर एक एटम में एन इलेक्ट्रॉन है तो हैमिल्टन ऑपरेटर कैसे लिखोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टन ऑपरेटर, हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का पार्ट लिखने का तरीका वो सम कर दे, डेल आई स्क्वायर बाई टू, आई वन से एन का, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। आपने सम कर दिया। फिर हर इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, तो समेशन ऑफ जेड अपॉन आर आई, अगेन आई वन टू एन, this will take into consideration the interaction of the electron, each electron with the nucleus, उसके corresponding operator, Brodies operator, and then repulsion between the two electrons. Repulsion between the two electrons तो ये positive हो जाएगा, 1/Rij, that's the operator in atomic unit, और फिर summation करेंगे I 1 से लेकर के n, एंड जो J होगा हमारा वो आपका I से ग्रेटर देन ले ले। जैसे मान लो आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम एटम मान लीजिए, तो उसमें कौन कौन सा इंट्रैक्शन होगा? 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से होगा, एंड 2 का 3 से होगा। तो दैट विल 1 2, 1 3 एंड 2 3। तो अगर हम आई पहले 1 लेते हैं तो जे लेंगे आप 2 और जे लेंगे आप 3। सो 1 2 1 3, तो जे विल बी ग्रेटर देन आई। फिर आप आई को बढ़ा दो, आई को 2 कर दो, एंड देन जे की वैल्यू आपके लेंगे 3। सो सारा आ जाएगा हमारा। तो ऐसा डबल समेशन करने पे सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टर्म्स आ जाएंगे। दैट्स अ जनरल वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टन ऑपरेटर फॉर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और सिस्टम हमारा एटम है। उसके बाद हार्ट्री का जो अप्रोच था कि जो साई गेस किया जा रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फंक्शंस ले दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन वन फाइव वन वाले फंक्शन में, फाइव वन वन जैसा ऑर्बिटल हमारा, फाइव वन में इलेक्ट्रॉन वन, फाइव टू में इलेक्ट्रॉन टू, टिल फाइव एन। तो आपने एन फंक्शंस ले रखा है। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन फंक्शन। वन एस जैसा आप मान लीजिए, वन एस टू एस ऐसा सिस्टम मान लीजिए आप। पर फिर वही बात कि ये आप प्रोडक्ट तभी मानेंगे जब सिस्टम को आप क्या मानेंगे? ये आप तभी कर सकते हैं जब सिस्टम आप ले रहे नॉन इंटरेक्टिंग। हैमिल्टन ऑपरेटर में तो वो इंटरेक्टिंग टर्म है आपका, बट आप गैस वेव फंक्शन में नॉन इंटरेक्टिंग ले रहे हैं। पर इसमें हम कुछ वेरिएशनल पैरामीटर लेंगे जिसको चेंज करके फाई थोड़ा सा चेंज करेंगे, फाई टू चेंज करेंगे, ऐसा चेंज करेंगे कि एनर्जी हमारा मिनिमाइज हो। इसमें एक और कंडीशन आप लगाएंगे, ऑर्थो नॉर्मेलिटी का। ऑर्थो नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वन अगर फाई आई में है और इलेक्ट्रॉन वन ही आपका फाई जे में है, ये डी टाउ है, तो हम इसे कहते हैं कॉर्नेकर डेल्टा। एक ही इलेक्ट्रॉन फाई आई में, एक ही इलेक्ट्रॉन फाई जे में है, और अगर आपका आई जे के बराबर है तो ये कॉर्नेकर डेल्टा आपका 1 के बराबर होगा। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। और अगर आई जे के बराबर नहीं है, सेम इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में नहीं होगा आपका, तो कॉर्नेकर डेल्टा आपका 0 हो जाएगा। ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन लगा करके और फिर आप मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला कहानी करेंगे। एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हो आप? तो इंटीग्रल ऑफ दिस गैस वेव फंक्शन एच ऑपरेटर गैस वेव फंक्शन डी टाउ अपॉन दिस इंटू दिस डी टाउ। अगर ये नॉर्मलाइज है तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। सो देन यू डिफ्रेंशिएट ई, चेंज ऐसा करेंगे कि आप फाइव को थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। सो दिस वैल्यू should be, for minimized condition, should be equal to 0.
तो आपने हैमिल्टन ऑपरेटर बना दिया फॉर जनरल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपने दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट्री प्रोडक्ट। इसे आप कहते हैं हार्ट्री प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फंक्शंस। पर ये तभी होगा जब आपका सिस्टम कैसा मानेंगे आप, नॉन इंटरेक्टिंग, जैसा आप ये एज्यूम करके चल रहे हो। ऐसा करने पे जब ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन डालते हैं और ये मिनिमाइजर डालते हो आप, तो इफ यू डू द मैथमेटिक्स, दिस विल रिजल्ट इनटू n simultaneous one electron pseudo Hamilton pseudo Schrodinger equation of the form hi operator phi I ei phi I। और ये जो आपका वन इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर है वो होगा माइनस, मान लो आयत के लिए तो माइनस डेल आई स्क्वायर अपॉन टू, दैट्स द काइनेटिक एनर्जी पार्ट, देन द न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन, और साथ में एक आएगा आपका इफेक्टिव इफेक्टिव पोटेंशियल। अब ये जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, दिस इज द मेन, कैसे कैलकुलेट करें, और ये क्या क्या मीन क्या कर रहा है। सो इफेक्टिव पोटेंशियल आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि ये जो ith इलेक्ट्रॉन है, ith इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंटरैक्ट विथ रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में है, और वो बिखरा हुआ है, वी से दैट दिस इज स्मीयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे। तो छोटे छोटे पोर्शन में आप चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, मान लो जेथ इलेक्ट्रॉन है, जेथ इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी निकालनी है स्मॉल वॉल्यूम। तो जो जेथ इलेक्ट्रॉन है वो मान लो 5J वाले ऑर्बिटल में, और 5J को जब आप स्क्वायर करते हो तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ जेथ इलेक्ट्रॉन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए वो छोटा सा वॉल्यूम डी टाउ जे ले रहे हो, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हो, तो ये दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द जेथ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ है। तो टोटल चार्ज डेंसिटी लाने के लिए इसको माइनस ई से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो वैल्यू हो जाएगा द चार्ज ड्यू टू द जेथ इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ जेड। और फिर इसे ith इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन कराएंगे, तो ith इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो माइनस ई है। So this is Q1, this is Q2 upon the distance. So that will give you the VI। और फिर आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे over all the space. This is the distance between ith and jth electron। और फिर सारा सम करेंगे अबाउट द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ith इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन में द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो जो J का वैल्यू होगा वो I के बराबर नहीं होगा, पर टोटल बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो ये दे देगा द इफेक्टिव पोटेंशियल अराइजिंग ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द ith इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में अब यहां पे आप एक सेंट्रल फोर्स फील्ड अप्रोच लगाओगे, सॉरी सेंट्रल फील्ड अप्रोच लगाएंगे, सेंट्रल फील्ड अप्रोच लगाएंगे, जिसमें आप क्या करोगे कि यू विल एवरेज अबाउट ऑल द एंगल्स, एंगल मतलब थीटा फाइव पे करेंगे, सो दैट ये जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज ओनली अ फंक्शन, इट रिमेन्स ओनली द फंक्शन ऑफ आर। तो आप डी टाउ जेड के जगह पे ही कर राइट डी आर जे, और फिर पूरे स्पेस में करेंगे दैट मीन्स अ डिफरेंट रेडियस, एंड देन यू विल सम अराउंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल गिव यू द वी आई। पर वी आई के लिए आपको क्या चाहिए,
ith इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके मान लो अगर आप V1 का निकाल रहे हैं, तो आपको V1 निकालने के लिए phi 2 चाहिए, phi 3 चाहिए, एंड सो ऑन टिल phi n चाहिए। V2 निकालने के लिए आपको phi 1 चाहिए, phi 3 चाहिए, टिल phi n चाहिए। एक बार आपने ये Vi निकाल लिया, तो हैमिल्टन ऑपरेटर हमारा डिफाइन हो गया। वन इलेक्ट्रॉन हैमिल्टन ऑपरेटर, सूडो वन इलेक्ट्रॉन हैमिल्टन ऑपरेटर डिफाइन हो गया। वो डिफाइन होते ही यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ EI। और वो EI कैसे आएगा? सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय फाई आई, सो फाई आई HI फाई आई, एंड देन आप इसे इंटीग्रेट कर लें। तो चूंकि आप सिंपली ले रहे हैं कि इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ रेडियस, और फिर आप इसे इंटीग्रेट करें, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ, क्योंकि आप इसे फाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई आई आपका चूंकि वो नॉर्मलाइज है तो वो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू EI। सो EI will be nothing but phi I, and then this term minus del I square upon 2 Z upon Ri phi I dRi। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस दिस VI इफेक्टिव, तो आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे, phi I, देन दिस VI इफेक्टिव phi I, एंड देन dRi। और फिर VI के जगह पे आप ये टर्म डाल दो। तो VI के जगह पे ये टर्म अगर आपने डाला, सो दिस विल बी EI। लेट दिस टर्म, फर्स्ट टर्म बी रिटन एज EI नॉट। ये जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम जैसा हो गया हमारा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। Z अगर आपका 2 है तो वो हीलियम प्लस हो गया, Z अगर 3 है तो लिथियम 2 प्लस जैसा सिस्टम हो जाएगा आपका। सो दिस इज EI नॉट, एंड नाउ दिस टर्म विल बी नथिंग बट डबल इंटीग्रल फाई आई स्क्वायर हो गया, phi j स्क्वायर हो गया। एटॉमिक यूनिट मिले हो तो E स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, एंड देन Rij, ये dRj, and then this DRI. Now this term is a very important term. This term is called Coulombic integral. So this you can write as EI naught plus, और एक बात और, ये समेसन आपका रह गया, दिस इज समेसन, जहां पे J की वैल्यू J I के बराबर नहीं है, बट summed over all the rest of the electrons. So this is nothing but summation of J I J, where J tends from not equal to I, but बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएगा। सो फिर से एक बार हम रिवाइज करें कि हमने क्या किया। हमने सेट ऑफ फंक्शन लिया स्टार्टिंग में, मान लीजिए phi 1 phi 2 टिल phi n। इनके हेल्प से इनके हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव पोटेंशियल निकालेंगे। एक बार इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया, मान लीजिए आप V1 का निकाल रहे हैं, V1 का निकाल रहे हैं, तो दैट विल बाय द हेल्प ऑफ phi 2 phi 3 टिल phi n। अगर V2 का निकाल रहे हैं, दैट विल बी phi 1 phi 3 टिल phi n। आप VI निकाल लेंगे, एक बार VI निकाल लेंगे तो आपका HI ऑपरेटर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट माइनस डेल I स्क्वायर बाय 2 माइनस Z अपॉन Ri प्लस VI इफेक्टिव। एक बार HI ऑपरेटर आ गया, यू कैन कैलकुलेट EI। This EI is your EI naught plus summation over rest of the electron, जहां J की वैल्यू I के बराबर नहीं है, बट summed over all the electron। और जब ये सारे एनर्जी को आप सम कर दोगे तो you'll get a E total। So E total will be summed over all the energies, where I individual ith electron की एनर्जी, so 1 से लेकर के n तक, so it will be summation of I1 to n EI naught। ये तो हाइड्रोजन जैसा सिस्टम हो जाएगा हमारा, प्लस समेशन ऑफ I1 to n J not equal to I, so that's equal to sum over rest of the electron, and then this J I J।
दिस इज कॉल्ड कूलम इंटीग्रल। तो जो आपका हार्ट्री में अप्रोच क्या होगा, आपने शुरुआत में सेट ऑफ फंक्शंस लिया, उस फंक्शंस के हेल्प से आपने इफेक्टिव पोटेंशियल निकाला किसी आई इलेक्ट्रॉन का, उससे आपने ऑपरेटर क्रिएट कर दिया, वन इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर। फिर वन इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर से आपने करस्पॉन्डिंग ईआई की वैल्यू निकाली। आप और ये जो ईआई की वैल्यू आप मिनिमाइजेशन अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, कि आप पहले मान लो इलेक्ट्रॉन वन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन वन की बात कर रहे हो तो आप 5 2 5 3 सोन लोगे। और फिर जब आप HI 5 1, या मान लो इलेक्ट्रॉन वन की बात किया तो H1 5 1 E1 5 1, आपने ये H1 तो क्रिएट किया बाय द हेल्प ऑफ 5 2 5 3 सो ऑन। फिर आपका ये वन इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी इक्वेशन आया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ 5 1 आएगा, लेट दैट बी 5 1 डैश। तो ये 5 1 डैश 5 1 डैश मान लेते हैं, और ये इंप्रूव्ड आपका E1 एनर्जी आया। अब आपके पास 5 1 के जगह पे 5 1 डैश हो गया, 5 2 है, 5 3 है, सो ऑन टिल 5n। अब आप इलेक्ट्रॉन टू के लिए करें, इलेक्ट्रॉन टू के लिए अब आप V2 इफेक्टिव निकालेंगे। V2 इफेक्टिव निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ 5 1 डैश 5 3 5 4 सो ऑन। वो ला करके फिर आप H2 5 2 E2 5 2 डैश। अब ये 5 2 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप 5 2 के जगह पे आपका 5 2 डैश आ जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कि आपने स्टार्टिंग में तो 5 1 5 2 टिल 5n लिया, अब आप एक साइकिल पूरा घुमा करके सारे को इंप्रूव कर लिया। अब ये 5 1 डैश 5 2 डैश टिल 5n डैश आ गया। आप इसी को रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट सेट आ जाएगा 5 1 डबल डैश 5 2 डबल डैश टिल 5n डबल डैश। इसके हेल्प से आप ई टोटल निकालें। फिर ये जो नया सेट बन गया, इसके हेल्प से आपने दूसरा ई टोटल निकाला। अगर ये ई टोटल इससे आपका कम है तब तो इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर इस फिर आप नया साइकिल करने का, फिर एक नया सेट आ गया, इससे आप ई टोटल निकालेंगे। तब तक आप करते जाएंगे जब तक एनर्जी आपका मिनिमाइज होता रहे। और जब जाकर के लास्ट वाले और प्रीवियस वाले में एनर्जी डिफरेंस ना के बराबर है, 4 डेसिमल पे, 5 डेसिमल, जो भी आपने कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ले रखा है, तो अगर एनर्जी डिफरेंस आपका ना के बराबर है तो आप कहेंगे कन्वर्जेंस हो गया। वो वाला 5 इंडिविजुअल वैल्यू आप मान लेंगे। उसके हेल्प से जो हमारा गैस वाला है प्रोडक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उसे आप गैस फंक्शन मान लेंगे, एंड देन द टोटल एनर्जी जो लास्ट में आया वो आपका एक्चुअल में एनर्जी माना जाएगा। सो दिस अप्रोच, जहां पे आप 5 को इंप्रूव कर रहे हैं एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, दिस इज कॉल्ड SCF अप्रोच, सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड अप्रोच। ठीक है, दिस इज द हार्ट्री अप्रोच। बट स्टिल अभी यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। दैट मिसिंग थिंग इज कि आप इलेक्ट्रॉन, हमें पता है फर्मियंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस। इस इलेक्ट्रॉन की एक बहुत ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, स्पिन करते हैं। दैट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये बाद में हमें पता चला। देयर इज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। एक तो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, ये तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो इसके कारण एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और क्वांटम मैकेनिकली जब आप रिजिड रोटेटर प्रॉब्लम करते हैं तो ये वैल्यू आपका आता है √L × L+1 H/2π, जहां एल की वैल्यू 0 या 1 या 2 सो ऑन। अगर 0 है तो कहेंगे उसे एस टाइप इलेक्ट्रॉन है, हो गया हमारा। एस टाइप सबशेल का इलेक्ट्रॉन है आपको, जहां पे एंगुलर मोमेंटम 0 है। जब स्मॉल एल की वैल्यू 1 होगा तो ये
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट 2h/2 पाई आएगा, दैट्स अ पी टाइप इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल। ये तो ऑर्बिटल मोशन है। बाद में पता चला है कि एक और मोशन है, दैट इज स्पिन मोशन, और इसके कारण जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जो कि इंट्रिंसिक है इलेक्ट्रॉन में, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड है, अंडर रूट 3/2h/2 पाई है। और ये आप इस तरह के फॉर्मूला से भी आ सकते हैं, दैट इज स्मॉल एस, S+1 h/2 पाई, और ये जो स्मॉल एस की वैल्यू है दैट इज हाफ, जो कि आप कह रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो स्मॉल एस है दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, दिस वाज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये वैल्यू यहां फिक्स्ड है हाफ। और ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस है, वो आपका फॉर्मूला आता है MS h/2 पाई। और MS के दो वैल्यूज हैं, प्लस हाफ, तो प्लस हाफ H/2 पाई, और दूसरा हमारा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ H/2 पाई। तो ये जो प्लस हाफ वाला है उसे आप अल्फा स्पिन कह लें, और माइनस हाफ वाला है वो बीटा स्पिन। इस चीज को आपको गैस वेव फंक्शन में डालना है। और एक और बहुत बड़ी बात, कि अगर इलेक्ट्रॉन है आपका, तो जो आपका गैस वेव फंक्शन है, वो गैस वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करो, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आप करते हो, और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, 1 पेयर का एक्सचेंज या 3 पेयर्स का एक्सचेंज कर रहे हैं आप, या 5 पेयर्स के एक्सचेंज कर रहे हैं, तो साई मस्ट चेंज द साइन, ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो क्या पिछले वाले केस में, फॉर एग्जांपल मैं अगर हीलियम वाले ही प्रॉब्लम में जा रहा हूं, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हमने साई गैस क्या लिया था? हमने साई गैस लिया था कि 1s जैसा ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, और 1s जैसा ही दूसरा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। अब अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन 1 और 2 को एक्सचेंज किया, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 1 की जगह पे अगर मैं 2 कर दूं, और इलेक्ट्रॉन 2 की जगह पे हम 1 कर दें। फर्मियंस, आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इनडिस्टिंग्विशेबल है। आप इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप एक दूसरे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ भी हो सकता है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन 1 ही 1s में होगा, इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है आपका। तो आपको एक्सचेंज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा करने पे ये वैल्यू माइनस साई गेस नहीं हो रहा है। अगर एंटीसिमेट्रिक तो ऐसा होना चाहिए, बट ये यहां नहीं हो रहा है। अगर मैं स्पिन को भी इंक्लूड कर लूं, 1s तो आपका स्पेसियल ऑर्बिटल है, ये 1s आपका स्पेसियल ऑर्बिटल है। तो जैसे आप 5 1s लिख रहे हो, आप इसे सिंपली 1s लिख रहे हैं, तो 1s मतलब एक स्पेसियल ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। एक स्पेसियल ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, दिस कैन electrons, दिस कैन accommodate 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक स्पेसियल ऑर्बिटल। पर जब आप इसे स्पिन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 का स्पिन आपका अल्फा है, अब ये कंबिनेशन करने के बाद, स्पेसियल और स्पिन ऑर्बिटल को कॉम्बिनेशन, स्पेसियल और स्पिन फंक्शन को कंबाइन करने के बाद, अब इसे कहेंगे आप स्पिन ऑर्बिटल्स। और स्पिन ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दिस कैन अकोमोडेट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसे आप नॉर्मली काई से रिप्रेजेंट कर दिए, मान लो काई 1 हो गया, ये स्पिन ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपने। तो एंटीसिमेट्री बताने का एक तरीका ये हो सकता है कि साई जो हमारा गैस है, उसको हम कुछ ऐसा लिख लें कि 1s में 1 है, उसका अल्फा स्पिन, 1s में ही इलेक्ट्रॉन 2 है बट विद द बीटा स्पिन। अभी भी आपका एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बट इसमें अगर हम ऐसा करते हैं, -1s में 2 विद अल्फा स्पिन 2, 1s में इलेक्ट्रॉन 1 विद बीटा स्पिन 1। अब आप इलेक्ट्रॉन 1 को इलेक्ट्रॉन 2 से एक्सचेंज करो, नाउ यू एक्सचेंज,
तो क्या हो जाएगा, 1s में 2 अल्फा 2, देन यहां 2 की जगह 1 कर दें, बीटा 1 माइनस 1s2, सॉरी यहाँ 2 की जगह 1 कर रहे हो आप, तो दिस विल बी 1 अल्फा 1 1s2 बीटा 2। अब देखिए ये वाला टर्म इस जगह आ गया और ये वाला टर्म आपका इस जगह आ गया, सो दिस इज नथिंग बट माइनस आई हैव गेस। अब मैथ्स वाले कहेंगे कि इसको इस तरह के रिप्रेजेंट करने के लिए बेटर है कि आप इसे डिटर्मिनेंट के टर्म्स लिखें। तो दिस इज योर 1s1 अल्फा 1, नाउ 1s1 बीटा 1, देन 1s2 अल्फा 2, 1s2 बीटा 2। So if you expand this into this minus this into this, तो ये आ जाएगा। अब यहां पे जो रो है, ये तो क्या हो गया, ये दिस यू कैन ऑल्सो राइट एज काइवान, ये एक स्पिन ऑर्बिटल हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन वन। ये दूसरा स्पिन ऑर्बिटल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन वन, सो रो वन आपने इलेक्ट्रॉन वन के लिए मान लिया। तो रो वन इलेक्ट्रॉन वन के लिए आप करें, इलेक्ट्रॉन वन काई वन में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वन काई टू में भी हो सकता है। दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस डिटर्मिनेंट फॉर्म। रो टू आपका, इसे आप काई वन में इलेक्ट्रॉन टू, काई टू में भी इलेक्ट्रॉन टू। सो हर रो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पिन ऑर्बिटल्स में हो सकता है हमारा। इसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, वो वैल्यू आता है 1/n फैक्टोरियल। तो चूंकि यहाँ दो है तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि ये स्लेटर डिटर्मिनेंट है। स्लेटर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर आप वेव फंक्शन को लिख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अकाउंट होगा। इलेक्ट्रॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है एंटीसिमेट्रिक, और एक्सचेंज को भी आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम एन स्पिन ऑर्बिटल्स लेंगे, काई वन काई टू टिल काई एन, और जो स्लेटर डिटर्मिनेंट होगा वो हो जाएगा 1/√n फैक्टोरियल, एंड देन काई वन में इलेक्ट्रॉन वन, काई टू में अगेन इलेक्ट्रॉन वन, टिल काई एन इलेक्ट्रॉन वन। सो रो वन इज फॉर इलेक्ट्रॉन वन, और इलेक्ट्रॉन वन किसी भी स्पिन ऑर्बिटल में हो सकता है। सिमिलरली रो टू विल बी फॉर इलेक्ट्रॉन टू, ये भी किसी भी स्पिन ऑर्बिटल में हो सकता है। ऐसा करते हुए nth रो विल बी फॉर द इलेक्ट्रॉन, nth इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे, तो वो एंटीसिमेट्रिक कंडीशन आ जाएगा। इवन एक्सचेंज करेंगे तो साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगी। और एक्सचेंज करोगे तो साइन का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये करके, एंड नाउ, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो रो में सेम हो गया, दो रो अगर सेम होने का मतलब है कि ये स्लेटर डिटर्मिनेंट साई विल बिकम इक्वल टू 0। दैट्स द कंडीशन कि कोई भी दो रो सेम नहीं होना चाहिए। फिर हम एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे, विल मेक दैट इक्वल टू 0। ऐसा करने पे, और हैमिल्टन ऑपरेटर तो है ही आपका, अगेन वी गेट एन साइमल्टेनियस वन इलेक्ट्रॉन सूडो श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसका फीचर कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे ऑपरेटर, वन इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर को आप कहते हैं फॉक ऑपरेटर, फाई आई, ई आई, फाई आई। दिस एफ आई इज कॉल्ड फॉक ऑपरेटर।
अब ये अप्रोच, पहले वाला जो अप्रोच था वो सिंपली हार्ट्री अप्रोच था, अब ये हार्ट्री फॉक अप्रोच आ रहा है। एंड दिस एफ आई इज स्मॉल एफ के फॉर्म में लिखना है, प्लस दो तरह के यहां पे ऑपरेटर आएगा। एक कूलम्ब ऑपरेटर और एक हमारा एक्सचेंज ऑपरेटर। ये समेशन होगा जहां जे की वैल्यू जो आई के बराबर नहीं है, बट बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के। दिस इज द फॉक ऑपरेटर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगा, दिस इज कॉल्ड कूलम्ब इंटीग्रल। और ये कूलम्ब इंटीग्रल का इंटीग्रेशन फीचर होगा, इसे टू इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल आएगा। फाई आई में मान लो पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है। फाई जे में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इज दिस वन इज नॉट इलेक्ट्रॉन वन, दिस इज कोई एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ऑपरेटर आपका डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे, ये फाई आई में फिर से वन, फाई जे में टू। और चूंकि आप कह रहे हो कि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ फंक्शन है रेडियस का, तो डी आर आई डी आर जे। दिस इज योर कूलअप इंटीग्रल। और जो आपका एक्सचेंज इंटीग्रल आएगा, दिस इज एक्सचेंज इंटीग्रल एज फाइव आई में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, फाइव जे में आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक स्पेशल फीचर देखोगे कि अगर फाइव आई में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है और फाइव जे में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां एक्सचेंज हो जाएगा। फाइव ए में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फाइव जे में ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। एंड देन डी आर आई डी आर जे। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एक्सचेंज इंटीग्रल। और अगर हमारा क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जैसे हीलियम 1s2, बेरिलियम 1s2 2s2, नियॉन 1s2 2s2 2p6, ये इस तरह का सिस्टम आपके क्लोज सिस्टम कहलाएंगे। अब यहां पे जो टोटल एनर्जी होगा, दैट विल बी सम ओवर वन इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन जैसा, ई आई नॉट, आई की वैल्यू वन से लेकर के एन। अब चूंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते, दोनों की एनर्जी सेम होगा। हमारा स्पेशल ऑर्बिटल की बात करें तो आप इसे एन बाई टू करेंगे तो ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सम ओवर एन बाई टू, देन जे अगेन एन बाई टू, टू जे दैट्स अ कूलम इंटीग्रल, माइनस। ध्यान रखेंगे कि अगर आई जे के बराबर है देन जे आई जे विल बी इक्वल टू के आई जे। और फिर से यहां पे भी वही आपका एस सी एफ अप्रोच अप्लाई होगा। दैट एस सी एफ अप्रोच विल बी देयर। एस सी एफ अप्रोच क्या था कि बाय द हेल्प ऑफ फाइव वन फाइव टू टिल फाइव एन, अगर आप इलेक्ट्रॉन वन की बात कर रहे हैं तो आप फॉक ऑपरेटर पहले इलेक्ट्रॉन वन की बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फाइव टू फाइव थ्री सो ऑन टिल फाइव एन। फॉक ऑपरेटर बना करके फिर आप इस वन इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फाइव वन ई वन फाइव वन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइव वन आएगा और ई वन आएगा, बट इंप्रूव्ड वाला आएगा। इंप्रूव्ड वाला फाइव वन आएगा, इंप्रूव्ड वाला एनर्जी आएगा आपका। बट इंप्रूव मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका एनर्जी आ जाएगा। तो अब ये फाइव वन बदल के फाइव वन डैश हो जाएगा, देन फाइव टू। सिमिलरली आप फिर एफ टू के लिए जाएंगे। एफ टू केस में आप फाइव वन डैश यूज करेंगे, फाइव थ्री करेंगे यूज। अब इससे हमारा
और फिर जब आप F2 E2 फाई टू सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो अब यहां से इंप्रूव वर्जन ऑफ फाई टू आएगा, दैट बी फाई टू डैश। तो अब एक एक करके सारे फाई आपके चेंज होते जा रहे हैं, एनर्जी आपका मिनिमाइज होता चला जा रहा है। तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है कि अब नया सेट बन जाएगा, फाई 1 डैश, फाई 2 डैश, टिल फाई n डैश, दैट इज वन साइकिल कंप्लीट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ई टोटल आ रहा है, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ई टोटल आएगा, इस वाले का ई टोटल इससे कम हो, फिर वही साइकिल रिपीट करेंगे और ई को कम करने की कोशिश करेंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट वाले और प्रीवियस वाले में एनर्जी चेंज ना के बराबर हो। और अगर जब ऐसा हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड SCF, हमारा हो गया सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड कन्वर्जेंस हो गया। और वो वाली आप ई टोटल एनर्जी को कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज योर हार्ट्री फॉक अप्रोच। सो हार्ट्री फॉक अप्रोच एक्सपेरिमेंटल से ठीक ठाक मैच खाता है, पर अभी भी ये अराउंड 2% एरर देता है। कोई पूछ सकता है कि ये 2% एरर मेनली किसके कारण आ रहा है, तो व्हाट इज द डिमेरिट, व्हाट इज मिसिंग? तो कहेंगे दिस अप्रोच डज नॉट अकाउंट फॉर कोरिलेशन मोशन, कोरिलेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहे हैं कि जब आप हार्ट्री वाले केस में हार्ट्री ऑपरेटर बना रहे हैं, हार्ट्री फॉक वाले केस में फॉक ऑपरेटर बना रहे हैं, उस वाले ऑपरेटर में आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ith इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एवरेजिंग कर दे रहे हैं। यहां पे आप एवरेजिंग कर दे रहे हैं, आप स्मीयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में ले रहे हैं। वन टू वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन ये मिसिंग है। हमें ये पता है कि जैसे आप कोई बुफे में जा रहे हैं खाना खाने, तो आप उस स्टॉल पे जाएंगे जो स्टॉल खाली होगा, तो आपकी जो मूवमेंट है बाकी लोगों के, बाकी गेस्ट के मूवमेंट से कोरिलेटेड है। वैसे ही आपका एक एटम के अंदर भी होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से कोरिलेट होगी। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर जंप तो नहीं करेंगे, आप उसके पास से होके जाएंगे, दिस कॉल्ड कोरिलेशन। और वो आपने जब ये एवरेजिंग किया, आपने VI इफेक्टिव जब आपने निकाला था, वो चीज को आप कंसिडर नहीं कर रहे थे। इसलिए आपसे अगर कोई पूछे कि कोरिलेशन एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज कोरिलेशन एनर्जी, कोरिलेशन एनर्जी क्या होता है, तो अगर आप कोरिलेशन को अकाउंट नहीं कर रहे हैं तो आपके ई टोटल में कोरिलेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। तो कोरिलेशन एनर्जी क्या होगा कि जो एग्जैक्ट एनर्जी होना चाहिए और जो आप हार्ट्री फॉक से कैलकुलेट कर रहे हो, उसका डिफरेंस इज कॉल्ड कोरिलेशन एनर्जी। सिंपल वर्ड में बताया जाए तो यहां से ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है कि किस किस तरह की एनर्जीज आते हैं टोटल। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में एक तो कुलम्बिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। दूसरा अकाउंट करना होगा आपको एक्सचेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर एक एक्सचेंज, और तीसरा आपको कोरिलेशन। ये तीन चीज को तो आप हार्ट्री फॉक ले रहा है, ये मिसिंग है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, आगे जो भी मेथोडोलॉजी हम लेंगे उसमें आपको ये सारे को अकाउंट करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, कोलम्बिक, एक्सचेंज, कोरिलेशन, और साथ में नो डाउट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंट्रैक्शन वाला भी। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द हार्ट्री फॉक अप्रोच इज, गुड इनफ बट नॉट सो गुड इनफ। तो ये वेव फंक्शन बेस्ड मेथड है, और बेटर करने के लिए वी गो फॉर पोस्ट हार्ट्री फॉक अप्रोच। और एक आज के दिन पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है केमिस्ट्री कम्युनिटी में, दैट इज योर डेस्टिफॉक्सन थ्योरी। सो दोज विल बी आवर अदर लेक्चर्स।